हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगता है अब आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ने की जगह घट रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मन्नत दो बस अपनी चमकती आँखों से उनके चेहरे को निहार रही थी। वो बयां नहीं कर सकती थी कि वो क्या महसूस कर रही थी। शायद ही उसे इतनी खुशी कुछ पाने की हुई हो, भले ही उसकी याददाश्त नहीं थी। बावजूद इसके उसके दिल में हमेशा एक हसरत की एक कमी रहती थी। हमेशा जब वो अपनी मामी को इनायत को प्यार करते देखती, उसे महसूस होता कि उसकी मम्मा होती तो उसे भी ऐसे ही प्यार करती। ऐसा नहीं था कि उसने कभी पूछा नहीं था, लेकिन जब भी वो सुगंधा मल्होत्रा से अपनी माँ के बारे में पूछती तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए बस यही जवाब देती, तेरी माँ को तुझसे नफ़रत है, वो तो चाहती है थी तू पैदा हो ही ना। तो उनकी बात सुनकर मन्नत रोते हुए कहती, आप बहुत झूठी हैं। मेरी मम्मा होती तो मुझे बहुत सारा प्यार करती, जैसे आप इनायत दी को करती हो। मम्मा तो अच्छी होती है ना। मैना ने मन का सर बेरहमी से रेलिंग पर टिका हुआ था, जिससे उसका चेहरा नीचे की तरफ था। वो बस अभय को सुन सकती थी। मन्नत की ऐसी हालत देखकर अभय को बहुत तकलीफ़ हुई। उसका रोना सुन वो पागल सा हो रहा था। वो एक कदम आगे आया तब मैना ने डिम लाइट की रोशनी में उसका चेहरा देखा। पसीने से तरबतर शर्ट, बिखरे पसीने से गीले बाल, वो हाँफ रहा था। उसकी गुस्से से तेज सांसें मैना वहाँ तक सुन सकती थी। वो गन से उसे पीछे जाने का इशारा करते हुए बोली, दूर रहो, वरना ये तुमसे बहुत दूर चली जाएगी, जो ये जाने वाली है। मैना को अब न किसी का कोई खौफ था, न कोई फिक्र। एक अलग ही किस्म का पागलपन उस पर सवार था। मन्नत बार बार अभय को बुला रही थी, उसके पास जाने के लिए छटपटा रही थी। मॉम। रूहान भागते हुए ऊपर आया और अभय के साथ खड़ा हो गया। मैना ने रूहान को देखा। उसकी पकड़ मन्नत की गर्दन पर ढीली पड़ गई। मन्नत को जैसे सांस आई। उसने सर टेढ़ा कर मुश्किल से अभय को देखने की कोशिश की। मॉम प्लीज़, उन्हें छोड़ दीजिए। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? रूहान ने रोते हुए कहा। मैना कर जैसे ट्रांस टूटा। उसने एक बार फिर मन्नत पर पकड़ कस ली और कसकर उसका चेहरा रेलिंग से लगा दिया। वो रूहान को देखते हुए पागलपन से बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम इन सब में मत पड़ो। एक बार मैं इस मनहूस को इसके अंजाम तक पहुंचा दूं, फिर हम दोनों साथ खुश रहेंगे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। झूठ, आपने कोई मिस नहीं किया मुझे, और ना ही मैंने किया। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे बस अपनी शीश के साथ रहना है। रूहान ने अपनी आंखें रगड़ी, जिससे झरझर आंसू बह रहे थे। मैना का ध्यान पूरी तरह से रूहान पर था। रूहान की बातों से इस कदर चिढ़ गई, उसने देखा ही नहीं कि रूहान के बगल में खड़े अभय ने मन्नत को इशारा किया। कुछ वक्त पहले मन्नत जो रो रही थी, अभय को देखकर जैसे उसे सुकून सा आ गया। उसने देखा अभय उसे कुछ इशारा कर रहा था। उसने पलकें झपकाई तो उसकी आंखों में जमी नमी उसके गालों पर बह गई। अब उसकी नज़रें थोड़ी साफ थी। तुम अब मेरे बेटे नहीं रहे। तुम अपनी माँ को छोड़कर इस लड़की का साथ दे रहे हो। तुम्हें पता है ये लड़की तुम्हारे डैड की बेटी नहीं है। ये तो रूहान ने अपनी आंखें पोंछी। उनकी बातों में उनका रहा साथ दुख सुख खत्म कर दिया। वो चिल्ला उठा, ओ शट अप मॉम, सब पता है मुझे, वो डैड की बेटी नहीं, लेकिन आपकी तो है ना। लेकिन आपको इससे क्या मतलब? आपको तो सिर्फ एक ही इंसान से मतलब है, अपने हस्बैंड से। उनके अलावा आपको कुछ दिखता कहाँ है? आप तो मुझे भी शीश की तरह अकेला छोड़ देती अगर मैं उनका बेटा नहीं होता। रूहान, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आह! मैना जल्दी से मन्नत को हाथ झटक कर अपना हाथ झटकने लगी। मन्नत उससे 2 कदम दूर हो गई।
उसने देखा अपना हाथ जिस पर मन्नत के दांतों के गहरे निशान थे। लड़की तुम। उसने अपने दांत पीस लिए। मन्नत को फिर से पकड़ने के लिए उसने कदम बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही मन्नत फुर्ती से भागकर अभय के पास आ गई। अभय को छूते ही उसने उसे इतनी जोर से गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। एबी, मुझे मम्मा नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, बस आप। वो बेहद तेज तेज सांसें लेते हुए रो रही थी। रूहान ने अभय की शर्ट की स्लिप्स कसकर पकड़ ली। अपनी माँ को एकटक देखते हुए वो भी जोर जोर से रोने लगा। तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। मैना धीरे से बड़बड़ाने लगी। उसके दिमाग पर जैसे अलग ही फितूर सवार था। न चेहरे पर किसी का खौफ था, जैसे उसे अब किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं थी। ऐसे ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी गन उनकी तरफ पॉइंट की। उसका निशाना मन्नत की पीठ थी और बिना किसी देरी के उसने गोली चला दी। एक के बाद एक 3 गोली उसने लगातार 3 बार शूट किया, लेकिन गोली चलने की आवाज़ नहीं आई। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। फिर एक चीख सुनाई दी जो मैत्री ओबरॉय की थी। वो अभी ही वहाँ पहुँची थी। वो जोर से अभय का नाम पुकारते हुए उसके पास आ गई। उनकी चीख सुन मन्नत ने सर उठाया, जिसे अभय ने पूरी तरह से अपनी बाहों में छुपा रखा था। अभय, कितनी खून आ रहा है। मैत्री ओबरॉय जोर जोर से रोते हुए अभय की पीठ दिखने लगी। कुछ ही पल में उसकी सफ़ेद शर्ट जो पसीने से तर थी वो खून से सन गई थी। खून धीरे धीरे उसके शर्ट के आगे के हिस्से पर भी दिखने लगा। शायद ये खून कंधे से बह रहा था। एबी, आपको क्या हुआ? मन्नत ने धीरे से कहा तो अभय ने अपनी आँख खोली। कुछ नहीं हुआ मुझे, उसने बेहद प्यार से कहा। बावजूद उसके उसे बेहिसाब दर्द हो रहा था। उसे 3 गोलियां लगी थी। उस वक्त जब मैना ने गोली चलाई तो वो मन्नत को लेकर पलट गया। रूहान को भी खींचकर उसने अपने साए में छुपा लिया। अभय, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैत्री ओबरॉय ने उसका हाथ खींचा। उनके हाथ भी उसके खून से सन गए थे। अभय की शर्ट की स्लीव्स खींचते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें इस पल किसी की मौजूदगी की कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस अपने बेटे की, कि जिसकी पूरी पीठ खून से सनी थी। हाँ मॉम, चलते हैं, अभय ने ठंडे लहजे से कहा। फिर खुद को मन्नत से दूर पीछे मुड़ा। उसे मुड़ते ही रूहान और मन्नत ने उसकी पीठ देखी। उसकी खून से सनी पीठ देख दोनों पैनिक करने लगे। एबी को खून क्यों आ रहा है? मन्नत उसके पीछे जाने लगी तो मैत्री ओबरॉय ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने रोते हुए मन्नत को गले लगा लिया। मम्मा, एबी को खून क्यों आ रहा है? उन्हें चोट लगी है, वो पैनिक करते हुए बोली। मैत्री ओबरॉय बस रोते हुए मन्नत का सर सहला रही थी। वो खुद कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उन्होंने अभय की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वो माँ थी, कैसे उसे इस हाल में देखकर बर्दाश्त करती। लेकिन वो अभय के इरादों से भी वाकिफ थी, इसलिए सब्र में थी। रूहान अभय को अपनी मॉम के करीब जाते देख रहा था। उसने मुट्ठी कस ली अपना चेहरा, फिर उसने अपनी आंखें कसकर मींच ली। ये तो होना ही था। अभय ने उसे कभी इस सच से अनजान नहीं रखा था कि वो उसके पेरेंट्स को नहीं छोड़ेगा। वो गुनहगार थे, उसकी लिटिल रोज के गुनहगार। एक दिन वो उन्हें ढूंढकर उनके लिए किए की सज़ा ज़रूर देगा। सॉरी, मैं स्टोरी थोड़ी लेट लेकर आती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिए कितने लोगों ने। सिर्फ 20 डेज बचे हैं। अगर ये सब्सक्राइब 1000 नहीं हुआ तो मेरा ये चैनल भी ख़राब हो जाएगा। मैंने पिछले चैनल में भी कितनी मेहनत की थी, पर प्रॉब्लम आ गई। इसमें भी अगर प्रॉब्लम आ गई तो मुझे ये चैनल बंद करना पड़ेगा। फिर मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर नहीं आ पाऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और एग्ज़ाम के बाद मैं पर डे आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आऊँगी। प्लीज़।
तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैना बार बार बंदूक का ट्रिगर दबा रही थी, लेकिन शायद उसमें 3 ही गोलियां थी। उसने अभय को अपने करीब आते देखा, खून से लथपथ। उसे अपनी मौत नजर आ रहा था। मैना के हाथ कांपने लगे। वो ना चाहते हुए भी एक कदम पीछे हुई और हकलाते हुए बोली, मेरे पास मत आओ, समझे तुम, दूर 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 रहो। कहते हुए वो हर कदम पीछे जा रही थी। अब जाकर उसे डर का एहसास हुआ। अभय की नज़रें सिर्फ उसके डरे हुए चेहरे पर थी। भले ही उसकी शक्ल मन्नत से मिलती थी, उस मन्नत से जो अभय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन फिर भी उसे इस चेहरे से नफ़रत सी हो रही थी। मन्नत ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल में जो भी सहा था, उसकी सबसे अहम वजह यही औरत ही थी। कितना कुछ सहा उसने सिर्फ इस घटिया औरत की वजह से। मैना एक एक जगह खड़ी हो गई। उसने पीछे देखा। वो एकदम रेलिंग से सटकर खड़ी थी, पीछे जैसे उसके लिए खाई थी, और आगे अभय की शक्ल में उसकी मौत खड़ी थी। अभय उससे 2 कदम दूरी पर एकदम उसके सामने खड़ा हो गया। मैना कभी पीछे देखती तो कभी अभय को। क्या तुमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा? तुम्हें एक पल भी उस पर तरस नहीं आया? उसके अचानक सवाल पर मैना उसे देखने लगी। अभय आखिर उससे वो सवाल पूछ रहा था जो शायद कभी ठीक होने के बाद, समझ आने के बाद मन्नत पूछना चाहेगी। जब भी मन्नत इन सवालों को जानना चाहे तो उसके पास पहले से इसका जवाब हो। जैसे हमेशा उसके हर सवाल का जवाब उसके पास होता था। जो भी था वो तुम्हारी बेटी थी। उसे उस वक्त तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी, तुम्हें पता भी है, या तुमने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि वो किस हाल में है? मैना ने उसके सवाल सुने, लेकिन उसे कोई जवाब एहसास नहीं हुआ। इस वक्त सिर्फ उसे अपनी जान की परवाह थी। आखिर वक्त में भी उसे मन्नत की परवाह नहीं थी। अभय के लिए ये औरत कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे इससे शदीद किस्म की नफरत सी महसूस हुई। उसकी मन्नत इतनी प्यारी थी कि उसका अपना सख्त दिल उसकी मासूमियत पर इस कदर पिघल गया कि वो उसके लिए जान भी दे सकता था और जान ले भी सकता था। लेकिन ये औरत जो उसकी अपनी माँ थी, उसका दिल पिघलने तो दूर, उसे तो अपनी बेटी का एहसास भी नहीं था। उसके गुस्से की हद पार हो गई। उसने अचानक उसका गला पकड़ लिया। उसने झटके से इतना ज़ोर से पकड़ा था कि एक पल के लिए मैना को सांस ही नहीं आई, और एहसास होने पर वो छूटने के लिए छटपटाने लगी। मन्नत, जिसे मैत्री ओबेरॉय ने अपने सीने से लगा रखा था, वो किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनसे दूर होने लगी। लेकिन मैत्री ओबेरॉय ने उसके कंधे पर हाथ रखा ताकि वो पीछे न देख सके, और उसे वहाँ से ले जाते हुए बोली, चलो मम्मा, एबी वो अभी आ रहा है तुम्हारे पास। मम्मा, एबी वो अभी आ रहा है तुम्हारे पास। उन्होंने रूहान का हाथ पकड़ा, जो आंखें नीचे खड़ा आंसू बहा रहा था। मैना की चिल्लाने की आवाज़ सुन उसके दिल में दर्द होने लगा। मैत्री ओबेरॉय उसकी हालत समझ रही थी। वो नमी से बोली, जानती हूँ बच्चे, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन हमने तुम्हें किसी चीज़ से अनजान नहीं रखा था। ये होना ही था। अब ने तुम्हें पहले ही ऑप्शन दिया था। तुम मन्नत की ज़िंदगी से चले जाओ और अपनी माँ को बचाने के लिए तुम उसके खिलाफ जा सकते हो। उसका साथ चुनना तुम्हारा ही फैसला था। रूहान का वजूद तो पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था। मैत्री ओबेरॉय उसका हाथ पकड़कर उसे और मन्नत को वहाँ से ले जाने लगी। उन्होंने एक नज़र पीछे देखा और अफसोस में मन में सोचते हुए बोली, आई होप तुमने मेरी बात समझी होगी। तुम उसे जान से नहीं मारोगे, जिससे तुम्हारी और लिटिल गर्ल की आने वाली ज़िंदगी में इसका बुरा असर पड़े। आखिर ये औरत कितनी भी घटिया क्यों ना हो, है तो लिटिल गर्ल की माँ। इसे तुम बदल नहीं सकते। मैना बार बार अभय से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभय बस उससे सवाल पर सवाल किया जा रहा था। तुमने कभी पता करने की कोशिश नहीं की वो किस हाल में है? उसने इतने सालों में क्या कुछ नहीं सहा? तुम्हें उसका अभी भी एहसास नहीं है? क्यों? तुम चाहती हो मर जाए? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई?
ऐसा सोचने की। उन्होंने एक नज़र पीछे देखा और अफसोस से मन में सोचते हुए बोली, मरोगी तो तुम। अभय ने जोर से झटका तो उसका सर रेलिंग से जा लगा। मैना को दर्द हुआ, यहाँ तक कि सर से खून बहने लगा, लेकिन उससे ज़्यादा उसे खौफ आया। जब उसने नीचे देखा, अगर वो रेलिंग ना पकड़ती तो वो गिर जाती। मैना नीचे ज़मीन को देखते हुए डरी आवाज़ में बोली, तुम मुझे मार नहीं सकते। जो भी हो, मैं उसकी माँ हूँ। नहीं ना, कभी तो उसे समझ आएगी। जब उसे पता चलेगा तुमने उसकी माँ को मारा है तो वो कभी अपनी माँ की कातिल के साथ नहीं रहना चाहेगी। उसने अपनी बातों से घटियापन की सारी हदें पार कर दी। खुद को संभाल कर उसने मुड़कर अभय को देखा, जो उसे कड़वी नज़रों से देख रहा था। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें मारूंगा? अभय की बात सुनकर जैसे मैना के चेहरे पर चमक लौटने लगी, जो उसकी अगली बात सुनकर गायब भी हो गई। तुम्हें मारने का हक मेरा नहीं, किसी और का है। क्या मतलब है तुम्हारा? शायद वो समझी जिसे वो नहीं समझना चाहती थी। अभय ने उसके चेहरे पर वो बेचैनी देखी और सर टेढ़ा कर उसकी बेचैनी पर धीरे से हंसा। अपनी सोच को इग्नोर मत करो, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। तुम्हें मारने का हक उन्हीं का है। मैं उनसे वो हक नहीं छीनूंगा, ना ही आपकी लिटिल रोज को खुद से नफरत की कोई वजह दूंगा। लेकिन यकीन मानो, तुम्हारे मरने तक मैं तुम्हें जीने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मैना के ऊपर उस पल जैसे आग बरस पड़ी। अभय के लफ्जों के पीछे छुपे मतलब से उसे अपनी जान सूखती हुई महसूस हुई। वो तो मर चुका है ना, मैंने खुद उसे मारा है। तुम बस मुझे डरा रहे हो। वो आगे कुछ कह नहीं पाई। जब अभय ने अचानक ही अपना फ़ोन उसके चेहरे के आगे किया, उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गई। उस फोटो में एक आदमी मशीनों से घिरा बेड पर लेटा था। मैना की नज़र तो उसके चेहरे पर टिक गई। देखने से लग रहा था जैसे वो कितनी सुकून की नींद सो रहा है। इसके इस सुकून से जैसे मैना का सारा सुकून निचोड़ लिया। वो अपने पैरों पर खड़ी न रह पाई और नीचे बैठ गई। ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे? वो जिंदा कैसे हो सकता है? वो बदहवास बड़बड़ाने लगी। मैना का अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत के सामने हुआ था, उसके लिए जिसे यकीन करना नामुमकिन था। अगर वो जिंदा हुआ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभय ने उसे बेहद डिस्गस्टिंग नज़रों से देखा। मैना ने बड़बड़ाया और हवाओं की सरसराहट के अलावा वहाँ एक साथ कई सारे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे एक साथ कई सारे लोग ऊपर आ रहे हों। अभय को जैसे मालूम था, लेकिन आवाज़ सुनकर मैना ने सर उठाकर देखा तो उसे कई सारे काले कपड़े पहने आदमियों के साथ एक पतली दुबली औरत उसे ही घूरती हुई उसके करीब आ रही थी। मैना एकदम से सुन्न हो चुकी थी। उसे एहसास था अब आने वाला वक्त उसके लिए बहुत बुरा होगा, खासकर वो शख्स जिसे सोचकर उसकी हड्डियां तक कांपने लगी। आखिर वो करीब से जानती थी वो कितना खतरनाक था। प्रेसिडेंट, हमें क्या करना है? लीना ने मैना को घूरते हुए कहा। इसे ले जाओ और हर पल इसके लिए मौत से बदतर बना दो। बस ध्यान रहे इसकी सांसें नहीं रुकनी चाहिए। अभय के ऑर्डरिंग टोन में अचानक उसे उसका सर घूम रहा था। उसके 2-3 दफ़ा अंधेरे में पलकें झपकाई, इतनी देर से जिस दर्द में वो बर्दाश्त कर रहा था अब उसकी हद पार हो रही थी। अब उसकी आंखें भी धुंधली होने लगी। अभय का ऑर्डर मानकर गार्ड्स मैना की तरफ बढ़े। मैना के हाथ पैर ठंडे हो गए, उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसके जेहन में उस शख्स का चेहरा याद आया जो बहुत खतरनाक था। उसकी सोच कॉन्शस हो गई। फिर वो एकदम से खड़ी हुई और बिना सोचे समझे नीचे की ओर छलांग लगा दी। अभय ने जल्दी से उसे पकड़ना चाहा, वो कामयाब भी रहा। उसने उसका एक हाथ पकड़ा, लेकिन अचानक उसने अपनी ताकत जैसे खो दी। अगले ही पल मैना का हाथ छूटा, उसके हाथ से छूट गया। मैना चीखते हुए बिल्डिंग से नीचे गिर गई और अभय उसी पर ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सभी गार्ड्स और लीना मैना के अचानक इस एक्शन से बेहद हैरान हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था वो ऐसा कुछ करेगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें सब समझने में कुछ वक्त लगा। और फिर अभय का उसी पल बेहोश होना। लीना जल्दी से अभय के पास आई। प्रेसिडेंट, उसने अभय को हिलाया। वो पेट के बल गिरा था। लीना ने जैसे ही उसकी शर्ट को छुआ, उसकी हथेली खून से सन गई।
लीना ने अपने हाथ को देखा, वो घबरा गई। डू इट फास्ट। कुछ गार्ड्स ने अभय को उठाया और कुछ जल्दी से नीचे की ओर चले गए। कुछ ही देर में उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। हॉस्पिटल इस वक्त मैत्री ओबेरॉय अकेली बेंच पर बैठी थी। रूहान और मन्नत घर पर थे। उन्हें किसी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। लीना को सब चीज़ें हैंडल करनी थी ताकि ये न्यूज़ मीडिया तक ना पहुँचे। मैत्री ओबेरॉय ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढका हुआ था। वो रो नहीं रही थी, बस लगातार अपने बेटे की सलामती का दुआ कर रही थी। आखिरकार उनका इंतज़ार खत्म हुआ। डॉक्टर 2 नर्स के साथ ओटी से बाहर आए। मैत्री ओबेरॉय जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने थकी हुई आवाज़ में कहा, मेरा बेटा ठीक है ना? काफ़ी खून बहता था। ठीक होने में वक्त लगेगा। हाँ, बस गोलियां काफ़ी देर तक अंदर थी तो उनकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है। जख्म भर जाएगा लेकिन निशान लाइफ टाइम रहेगा। मैत्री ओबेरॉय ने सर हिलाया। उनके यही काफ़ी था कि उनका बेटा ठीक था। मैं उससे मिल सकती हूँ? अभी उन्हें होश नहीं आया। अभी उन्हें कुछ वक्त ऑब्जर्वेशन में रखना जाएगा, फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद आप उससे मिल सकती हैं। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। थैंक यू।